उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पी.एस. कृष्णन जी से अनुरोध करता हूं कि आप बैठ पाएं। अब मैं रेल राज्य मंत्री श्री बंगारू लक्ष्मण जी से अनुरोध करता हूं कि डायस पे आने का कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियां बजाकर स्वागत करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद श्री सुशील कुमार शिंदे जी से अनुरोध करता हूं कि आप डायस पे आने का कष्ट करें। श्रम राज्य मंत्री श्री मुनीलाल जी से अनुरोध है कि आप डायस पे आने का कष्ट करें। श्री रामनाथ कोविंद सांसद और अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष से अनुरोध है कि आप डायस पे आने का कष्ट करें। और अब मैं इस संस्था के चेयरमैन श्री लक्ष्मण जी से अनुरोध करता हूं कि डायस पर आने का कष्ट करें। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वह इस संस्था के चेयरमैन श्री लक्ष्मण जी द्वारा लिखी गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर चैलेंजर एंड द अडोर्ड के लिए किया गया है। आज इस पुस्तक का विमोचन होना है। इसके अलावा एक सेमिनार का भी आयोजन इसी उपलक्ष्य में किया गया है, जिसका टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फॉर जनरेशन। यहाँ पर उपस्थित जो महानुभाव हैं सभी अपने क्षेत्र में बहुत नाम उनका है। हिंदुस्तान के कोने कोने में दलित समाज में जाने और माने जाते हैं। आज डायस पे जो उपस्थिति है वह अक्रॉस दी पार्टी लाइन यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और चूंकि ये जो टॉपिक रखा गया है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर है और दलितों से संबंधित है, तो आज जो सेमिनार के अंदर जो भी चर्चा होगी मैं मान के चलता हूँ कि वह किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और दलितों का कल्याण किस प्रकार हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम किस प्रकार इस देश के अंदर रहे, इसके ऊपर चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो उद्घाटन करता है हमारे माननीय सुशील कुमार शिंदे जी सांसद हैं, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महाराष्ट्र स्टेट से आए हैं और एक कमिटेड अम्बेडकरवादी हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि आप सभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब
जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले, मैं सबसे पहले इस संस्था के वाइस चेयरमैन श्री HP किंग जी से अनुरोध करता हूँ कि श्री बंगारू लक्ष्मण जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री HP किंग। श्री देवीदयाल जी इस बीच में आगे। कोमल जी इधर लेते हैं ऐसे कुछ सॉरी। श्री बलजोर सिंह जी से अनुरोध है कि आप श्री मुनीलाल श्रम राज्य मंत्री का स्वागत करें। श्री MP सिंह जी से अनुरोध है कि आप श्री सुशील कुमार शिंदे का स्वागत करें। श्री राजेंद्र चंद्रिया जी से अनुरोध है कि आप श्री रामनाथ कोविंद का स्वागत करें। रामदास आठवले जी। श्री रामदास जी अखाड़े हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे अनुरोध है। डॉक्टर SK बाली से अनुरोध है कि श्री PS कृष्णन का स्वागत करें। श्री रतनचंद जी मौर्य से अनुरोध है कि आप श्री देवदयाल जी का स्वागत करें। श्री गोविंद सिंह जी राणा से अनुरोध है कि आप हमारे चेयरमैन श्री लखुमल जी का स्वागत करें। महाराष्ट्र के परिवहन राज्य मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। गाड़ी जी स्टेज पर आने का कष्ट करें। आपका स्वागत है। डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी से अनुरोध है कि श्री गंगाधर गाड़ी जी का स्वागत करें। डॉक्टर उज्ज्वल कुमार। साथियों, आज की पुस्तक का विमोचन श्री मालयोगी जी करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शायद अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रोग्राम में थोड़ी सी हम लोगों ने तब्दीली की है। यहाँ पर उनके गुण विशिष्ट उनका पत्र जो है हमारे पास आया है, उसके लिए हम
ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद करते हैं। और आज मंच पर जो तमाम महानुभाव बैठे हैं, उनमें निसंदेह सभी महानुभाव अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकराइट हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहें, और इस मिशन को आगे ले चलने का संकल्प इनका रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब के अनुयायी जहां पर भी रहेंगे, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसके मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे। हमारे बीच रेल राज्य मंत्री श्री बंगारू लक्ष्मण जी मौजूद हैं। आज मुझे यह आदेश हुआ है फाउंडेशन के चेयरमैन की ओर से कि जो पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर चैलेंजर एंड द अडॉल्ट, ये पुस्तक हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन श्री लखोमल जी ने लिखी है। और ये पुस्तक जो लिखी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व इस देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति ने पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर कीचड़ उछालने का काम किया और लिखी, जिसका नाम था बस्टिंग। मैं इस मंच से उनका नाम लेना कोई बहुत अच्छा नहीं समझता, क्योंकि जो कुकृत्य उन्होंने किया है, इस मंच पर उनका नाम लेना भी उनको सम्मान देने की बात है। इसलिए जो पुस्तक बाबा साहब को के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए उन्होंने लिखी, उस पुस्तक का पॉइंट टू पॉइंट रिजल्ट और रिप्लाई देने के लिए एक बहुत अच्छा काम हमारी डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन श्री लखोमल जी ने किया। किए थे उन तमाम पॉइंट्स का पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई इस पुस्तक के अंदर मौजूद है। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात को बताते हुए भी कि इस पुस्तक का इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड जो है श्री देवीदयाल जी, जो आईएएस है, सेक्रेटरी बैंकिंग है, उन्होंने इस पुस्तक का फॉरवर्ड लिखा है। और आप इस संस्था के चीफ पैट्रन भी हैं। एक बहुत बड़ा काम इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे किया है, इस समाज को एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन देने का, उसके लिए अंबेडकराइट जो हमारा समाज है वो हमेशा श्री लखोमल जी और उनके साथियों का ऋणी रहेगा। और इस पुस्तक के विमोचन के लिए ट्रू अंबेडकराइट और इस देश के दलितों के, जिनके प्रति दलित बहुत आशान्वित हैं, जो कि आप सरकार के अंदर हैं, ऐसे महानुभाव से कराने जा रहे हैं। श्री बंगारू लक्ष्मण जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर चैलेंजर और अडॉल्ट को इसका लोकार्पण करें। श्री बंगारू लक्ष्मण जी। कुछ शब्द कहें।
श्री मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री PS कृष्णन जी, श्री शिंदे जी, श्री गोविंद जी, श्री मणिलाल जी, श्री देवी दयाल जी, श्री लखुमन जी, कार्यक्रम में उपस्थित बंधुओं बहनों, श्री लखुमन जी के द्वारा लिखित डॉक्टर अंबेडकर चैलेंजर एंड द अलोन इस पुस्तक का विमोचन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है और ये महसूस हो रहा है कि पिछले 2 वर्ष से जो मन के किसी कोने में बोझा उठाए हम फिर रहे थे, उस बोझे को आज मिलता है। जब से वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक की रचना करके बाबा साहेब पर लांछन लगाने के, आरोप लगाने का एक जो कोशिश की गई थी, बाबा साहेब के साहित्य को पढ़कर, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर काम करने वाले सभी के मन में एक प्रकार से क्लेश था। ये क्या होता? हम बाबा साहेब के साथ इतने जुड़े हुए हैं, इतने मिले हुए हैं, उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके जीवन से, स्वाभाविक था कि हमारे मन को ठेस लगती। और श्री लखुमन जी ने बड़ी मेहनत से कितनी रात जगकर इतिहास का, साहित्य का शोध करके, अवलोकन करके एक एक प्रश्न जो उठाए गए थे, उन प्रश्नों के जवाब में इस पुस्तक को पेश किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक महापुरुष थे। वो विचारकों में विचारक थे। वो एक कर्म योद्धा थे जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया और उनकी महानता वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। जैसे सवेरे सूरज निकलने के बाद सूरज की रोशनी जैसे बढ़ते रहती है, उसी प्रकार से यद्यपि बाबा साहेब भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का, उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव बढ़ रहा था। स्वाभाविक था कुछ लोगों को मन को पीड़ा हो रही थी और फिर उन्होंने इस प्रकार का एक प्रयास किया। लेकिन हम जानते हैं एक महापुरुष जिनकी जीवनी से प्रभावित लाखों लोग, करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हो, उनकी नित्य आराधना करते हो, सवेरे उठ के उनका स्मरण करते हो, ऐसे लोगों के लिए यद्यपि ये बाधा पहुंचाने वाली बात थी, लेकिन उस महापुरुष के बारे में इस प्रकार से लिखने से कोई बाबा साहेब की व्यक्तित्व में कमी, कोई उन्हें छोटा नहीं था।
बाबा साहब सूर्य के समान अपने आप में प्रकाशित होने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। और इसीलिए वर्षिकी और फॉल्स डार्ट पे जो कुछ बातें लिखी गई थी पिछले 2 वर्षों में, अनेक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस और हिस्टोरियंस ने इस पर बहुत कुछ चर्चा की। बाबा साहब पर यह आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर was not a chief architect of Indian Constitution। और यह कह करके उसमें बहुत सी बातें लिखने की कोशिश की गई। मैंने लकुमल जी की पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, जो कुछ बातें मेरे ध्यान में आती थी आई, मैंने उनका जिक्र किया है। 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर प्रसाद, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ये बात साफ होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की चीफ आर्किटेक्ट सिटिंग इन द चेयर, sitting in the chair and watching the day proceedings, I have realized, as nobody else could have, with what zeal and devotion the members of the drafting committee, and especially its chairman Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. We could never take a decision which was or could never so right as when we put him on the drafting committee and made him its chairman. He has not only justified his selection, but added luster to the work. और इसी प्रकार से बाबा साहब के मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, Ambedkar was the architect of our constitution, and his services in various capacities, particularly for the upliftment of depressed classes, would not be exaggerated. उसी प्रकार से जो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर से अनंत सिंह महेंद्र, उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा, he was a great and dynamic personality. He rose from humble beginnings and became a leader of the scheduled caste. He was a great scholar and writer, and more than all, he was a powerful speaker. He piloted our constitution. In the field of social reform, he initiated many wholesome measures, and with that, India has lost one of our great sons. इसी प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अन्य सदस्य थे, जैसे टी कृष्णमाचार्य, उन्होंने भी बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ की। जसवंत राय कपूर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जब बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तो इनके मन में संदेह था। He started with the deputies, लेकिन बाद में जब बाबा साहब का काम उन्होंने देखा तो उससे काफी प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार से कहा कि I had started with the prejudice against Dr. Ambedkar, for I have felt very sore many years ago when Mahatma Gandhi was undergoing fast against the grant of separate electorate to scheduled caste. I felt very sorry then, but even it was so, the great work that he has done during these 3 years has brought away that particular sin or any other sins which may have committed. I have developed an admiration and also affection for Dr. Ambedkar for very useful work and the very patriotic work which he has done. His very first speech in this assembly had dispelled all my doubts and fears in relation to him, and today I can say that I consider him to be one of the best patriots of this country. दूसरा जो आरोप बाबा साहब अम्बेडकर पे लगाने की कोशिश की गई थी कि वो ये था कि ये ब्रिटिश के स्टूडेंट थे
और अंग्रेजों की वकालत ही करते। श्री लखोवन जी ने जो रिसर्च किया इस बारे में भी जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक में कई बातों का वर्णन किया है, उनमें से कुछ इस प्रकार से इस आरोप के खंडन। The research undertaken by Sri Lukhovan also proves that Dr. Ambedkar was a great and loved motherland more than anybody else. This is proved in the words of Mahatma Gandhi himself. 14/8/1931 को Mahatma Gandhi told Dr. Ambedkar the following words: "From the reports that I have reached me of your work at Round Table Conference, I know you are a patriot of sterling worth." उसी प्रकार से on 10th of July 1934, Mahatma Gandhi wrote in his famous journal Harijan, following verse of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar is such an intelligent and clever guy that he puts to shame many others. He is able to touch the hearts of many people by his sharp intelligence. The magnitude of his sacrifice is great. He is a God in his own work. He leads a simple life. He is capable of earning 1,000 to 2,000 rupees every month. He is also in a position to settle down in Europe if he so desires. But he doesn't want to stay there. He is only concerned about the welfare of the Harijans. इस प्रकार से आगे भी उन्होंने बहुत सी बातें लिखी है। मेरे पास पुस्तक में से उद्धृत करने के लिए बहुत कुछ है, किंतु आप देख रहे हैं मंच पर बहुत महानुभाव बैठे हुए हैं जिनको आप सब लोग सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं मेरी बात यहीं पर समाप्त करते हुए मैं अपनी ओर से हृदय से लखोवन जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, पूरे समाज की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ और उन्होंने ऐसा मॉन्यूमेंटल काम किया है। निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर चैलेंजर थे, उन्होंने सारे चैलेंजेस किए, उसका जवाब हिंदू समाज ने नहीं दिया। बाबा साहेब के जितने भी रेटिंग्स आए भी जवाब तो आया और बाबा साहेब के स्पष्ट वाले था, प्लेन स्पीकिंग, तो समाज ने सराहा और निश्चित रूप से वो हमारे सबके पूजा के योग्य है, प्रातस्मरणीय है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे बीच श्री आर.एस. कवि कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद में आए हैं। मैं श्री एच.एन. गाड़गांधे जी से अनुरोध करता हूँ कि आप गवई साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री एच.एन. जी गाड़गांधे। और अब मैं जिस वक्ता को बुलाने जा रहा हूं, हमारे बीच बहुत ही जुझारू, कर्मठ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे लेकर चलने वाले साथी, जिनका लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिपाही, रिपब्लिकन पार्टी के एमपी श्री रामदास जी आठवाले से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। श्री रामदास जी आठवाले। विचारधारा की
फ्रीडम दिया है, स्वतंत्र दे दिया है। और उस स्वतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि भाई आप गलत तरीके से एनालिसिस हर बात का करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन है, जीवन यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत संघर्षशील रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नीचे के तबके के आदमी को ऊपर उठाने का जो आंदोलन शुरू किया, आंदोलन समानता का आंदोलन था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को हिंदू समाज से अलग रखने का प्रयत्न, वो हिंदू रखने के बावजूद करने का प्रयत्न हुआ। यहाँ की जो चातुर्वर्ण सिस्टम है, कास्टिज्म है, इस कास्टिज्म ने अपने भारत देश को अलग अलग करने का प्रयत्न किया। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने देश की एकता मजबूत कराने के लिए दलितों के न्याय के लिए अपना आंदोलन शुरू करना पड़ा। जब अपने देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक जी और बाकी सुभाष चंद्र बोस जी ये आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे अरुण शौरी को ये लगता है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी इस आजादी के आंदोलन में नहीं, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के हस्तक्षेप थे। इसी तरह का आरोप लगाकर अरुण शौरी जी ने बहुत बड़ा गलत सिस्टम अपने देश में लाने का प्रयत्न किया है। एक तो अभी अरुण शौरी जी जो है, अरुण शौरी जी ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का आंदोलन जब 1920 में 1920 मार्च 1920 को महाराष्ट्र में जो महाड़ है, इस महाड़ में 14 तालाब सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी स्वतंत्रता पर आधारित है, फ्रीडम पर आधारित है। अगर देश पारतंत्र में रहेगा तो भी देश का विकास होगा नहीं, यहाँ का आदमी भी पारतंत्र में रहेगा तो उसका विकास, उसकी डेवलपमेंट होगी नहीं। उस आदमी को अपने डेवलपमेंट करने का मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, और उसी तरह का फ्रीडम बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके समाज को यहाँ के हिंदू धर्म के धर्म मार्तंडों ने नहीं दिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को रिवोल्ट करके बाहर आना पड़ा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दी। मैंने एक दो जगह पर बोला कि जरूर महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने अपने देश को आजादी देने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, इसका कोई हम इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने देश को आजादी दी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर इस देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया है। इसलिए महात्मा गांधी जी को जितना महत्व है, उतना ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को महत्व है। और आज तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी पर कोई अगर लिखते हैं तो उसका जवाब देने के लिए लखोमल जैसे लोग हैं, गवई साहब जैसे लोग राज्यसभा में है, और मेरे जैसे लोग लोकसभा में भी है। मतलब वहाँ बाबा साहब के खिलाफ और हमारे तो सुशील कुमार सिंधे जी है, एक ही जुझारू नेता है। उसके साथ साथ हमारे रामनाथ कोविंद जी है। उसके साथ साथ हम सब लोग मतलब अपने अपने तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बातें बताई है वो उस तरीके से कैसी सही थी, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सही है कि भाई अरुण शौरी जी कितना भी क्रिटिसाइज करे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी भविष्य में एक युग गांधी का युग था। मगर मैं इतना ही समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पहली जो शताब्दी थी ये गांधी के नाम पर शताब्दी होगी, मगर आने वाली शताब्दी अम्बेडकर शताब्दी के नाम से जरूर पूरे अपने देश को। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी बहुजन समाज में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज में भी, ब्राह्मण समाज पर क्रिटिसाइज करने वाले काफी ब्राह्मण भी आगे आ रहे हैं, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी का समर्थन करते हैं। अगर हम लोग जब कोई हम थोड़ा सा विद्रोह करते हैं, हम थोड़ा गालियां भी देते हैं, तो कुछ लोग ब्राह्मण समाज के भी ये समझते हैं कि भाई इनके ऊपर बहुत अन्याय हुआ है, इसीलिए ये गालियां देते हैं। आपने तो हमें 5000 साल से गालियां दी है, अभी हमको गालियां देने का मौका मिला है, हमें स्वतंत्रता मिली है, और इसीलिए हम आपको गालियां तो नहीं दे रहे हैं। हमने पहले हमारी सब गालियां हमारे गांव में छोड़ दी है, हम अभी दूसरे गांव में आ गए हैं, और इसलिए इसी तरह की गालियां भी हम नहीं देना चाहते, दोस्ती हम करना चाहते हैं। और रघुमल जी ने इस खिलाफ में एक अच्छा मतलब जो जवाब है, ये जवाब अरुण शौरी जी को देने का प्रयत्न किया है। दूसरे कुछ लोगों ने
सिंथेसाइज किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुछ मुद्दों पर, उसके बारे में भी आपने लिखने का प्रयत्न किया है। और ये किताब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत सारे लोगों को एक चपरा देने वाला, चैलेंज देने वाला ये रघुमल जी का एक किताब है। और इसका हिंदी में भी आप अगर ये ट्रांसलेशन करते हैं तो काफी लोगों को इसकी मतलब ये पढ़ने के लिए और भी अच्छा इसका मौका मिल सकता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में आपने जो लिखा है उसका हमें गौरव है। और आपने को अच्छा रिप्लाई देने का प्रयत्न किया है, तो इसके लिए मैं रघुमल जी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं आप अपने समाज को और सभी अम्बेडकर वाले लोगों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में हम सभी लोगों को मिलकर आगे चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का झंडा लेकर हम सभी लोगों को आगे जाना होगा। पार्टी जरूर होगी मगर समाज के नाम पर हम एक साथ आना चाहिए। समाज पर कोई अन्याय होता है तो पार्टी कोई भी हो, एक सब लोग एक साथ आ जाते हैं। ये अगर उन लोगों को मालूम होगा तो फिर वो लोगों को उनके मन में बहुत अच्छी एक शक्ति है, उसके लिए हम सभी लोगों को इसी तरह का काम करना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी पर हम सभी लोगों को आगे चलना होगा। तो रघुमल जी मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप सभी लोगों को भी, हमारे जी दयाल जी, हमारे कृष्णन जी, ये भी यहाँ मौजूद है, हमारी मैडम भी अभी यहाँ आई है, गंगाधर जी गाड़ी जो हमारे महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट स्टेट मिनिस्टर है वो भी यहाँ मौजूद है। और आप भी सभी लोग आकर को बंदे दे रहे हैं और सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमती आशा कुमारी जी से अनुरोध करूंगा कि आप सत्याबेन जी का स्वागत करें। इस बीच बहुत से गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से एक आग्रह जरूर है कि आप लोग यहाँ आए तो बाबा साहब को पुष्पांजलि आप जरूर दे दें। कुछ हमारे साथी हैं उनका मैं नाम बोलूंगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि जो डायस पे यहाँ उपस्थित हमारे नेतागण हैं। श्री गोपीन जी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री मैं नाम तो ज्यादा है, सिर्फ नाम बोलूंगा। श्री C.V. राव जी आपसे अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री महेंद्र सिंह अछूत जी, उसके बाद श्री कीर्तन जी, श्री तेज सिंह जी, श्री ताराचंद पीपल जी, श्री N.G. उके जी, श्री रामकुमार बौद्ध और श्री दिनेश कुमार जी, श्री शांति स्वरूप जी बौद्ध और श्री कालीचरण जी गौतम। डॉक्टर धर्म कीर्ति जी, और अब यहाँ पर जो प्रबुद्ध समाज उपस्थित है वह जरूर चाहेगा उस शख्स को सुनने के लिए कि जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर चैलेंजर एंड द अडॉर्ड नाम की पुस्तक की रचना की है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा था उसको पर्दाफाश करने का काम किया है।
उनके विरुद्ध जो आरोप और लांछन लगाए जा रहे थे उनको समाप्त करने का काम किया है। मैं यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध समाज के लोग उपस्थित हैं उनकी ओर से उनको धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच श्रीमती कृष्णा तीरथ जी आ गई हैं। आप समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आने का करें। और आप श्री लक्ष्मण जी श्रीमती कृष्णा तीरथ जी का स्वागत करेंगे। इससे पूर्व की लक्ष्मण जी को मैं मंच पर बुलाऊं, आपसे अनुरोध है कि एक तो नारे मेरे साथ करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माननीय श्री लक्ष्मण जी। Honorable Shri Sushil Kumar Singh, Honorable Shri Munilalji, Minister of Labor and Economy, Honorable Minister Srimati Krishna Neer on Government of NCC, Honorable Shri R.S. Gavai, and all other intellectuals and my brothers. In fact, when I read this book, first of all, I read the newspapers and media, which was giving a lot of publicity that Dr. Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution. He was the best man of British government, and he has not done anything for the country, and he was having inevitable relationship with Mahatma Gandhi, and add to all these things, I also criticized the reservation provided by Dr. Ambedkar through Pune Pact with Mahatma Gandhi. I felt very much surprised that how the great son of India can be wrong. I purchased the book and I read it. And as soon as I read the pages of the books, I found that it is a conspiracy or it is a hired writing by the writer. Someone has hired him that he should try to raise allegations against Honorable Dr. Ambedkar. And I will not take much time, but about reservation, in fact, this is not Honorable Dr. Ambedkar who introduced reservation in India. It is Mr. Manu who introduced reservation in India. Mr. Arun Story has criticized the 12.5 reservation for the scheduled caste and 7.5 reservation for the scheduled caste. And he said that this is all unnecessary and Dr. Ambedkar was very much fond of reservations. I say Mr. Manu is introduced the reservation in Indian society first time before thousands of years. He reserved 100% posts belonging to wisdom, professors, Vaidyas, lecturers, all the jobs pertaining to knowledge was reserved 100% for the Brahmins. Then again 100% reservation was given to the Kshatriyas to make the kingdoms, to rule the country, to tax the people, to harass the people. They could do everything. And in that field also 100% reservation was given by Mr. Mani to a particular caste which was called Kshatriyas. Again, Manu prescribed 100% reservation for trading and all the matters pertaining to wealth to a community which is called Banyas, Vaishyas. And he left with all useless jobs for the Shudras to do all service to the upper three castes with or without remuneration. So who introduced reservation in this India? It is Mr. Manu who introduced reservation in India, not Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar introduced very rational reservation, very wise reservation to uplift the weakest,
weakest section of India who was deprived for thousands and thousands of years of their basic rights. Now, second question comes, he talks of the merit, that scheduled castes don't have merits, they just claim for their promotions. I don't agree with him. I have given him a befitting reply. Perhaps you all remember that the Constitution of Pakistan was written by the Juvendranath Mandal, a scheduled caste belonging to us. And Indian Constitution was written by Honorable Dr. Ambedkar, you all know it. Already the Honorable Speaker, Pangal Lakshman has explained in detail, and he has quoted Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, P.T. Krishnachari. They all have confirmed that the Constitution was framed and written by Dr. B.R. Ambedkar. There is no need to repeat all those things again by me. Now, point is that Dr. Ambedkar, this merit, I was talking of the merit. You see, even the Ramayana, the base document of Hindus, was written by Valmiki. He was again a scheduled caste fellow, a scheduled caste Rishi who wrote the Ramayana. Similarly, Ved Vyas also wrote the Mahabharata. So, whenever our people have been given the opportunity, they have done the excellent work in the society. And their documents are the living evidence to prove that our people are not less than anybody in the society. Rather, they are more competent whenever they have given the equal opportunity or level playing field. The other point that Amusari has raised, that his conversion to Buddhism was a political act and he has nothing to do with Buddhism. I think he has not read the lectures of Dr. Ambedkar on Buddhism given in Nepal and Rangoon, Burma. And moreover, perhaps he has not seen the book written by Honorable Dr. Ambedkar, Buddha and Dhamma and his Dhamma. He studied and he followed this too much in principle, and by all means that if anybody calls him that his conversion was political and he has nothing to do with Buddhism, I think everyone will call such a writer that he's something wrong. He can't think, or he doesn't have the sound mind. Secondly, he has also written in his book that Dr. Ambedkar taught his followers all tactics like communists. Again, I say that Dr. Ambedkar never believed in communism. Rather, he advocated that people should follow Buddhism, and he disliked the communism only due to violence, because there is only two factors were not there. One is the freedom of expression or freedom to do anything, and secondly, that communism can adopt the violence also sometimes, which was not liked by Dr. Ambedkar. Now, again, he wrote one point that Dr. Ambedkar and Gandhiji were inimical to each other. Again, this is wrong. I have given in my book, they were having high regards to each other, though they were having differences on 2 points, that Dr. Ambedkar wanted that Gandhiji should condemn the Chaturvarna by birth, which Gandhiji didn't do, though Gandhiji was also doing the welfare works for the downtrodden and weaker sections. And the second time they were having confrontation on Pune Pact, thereafter also they compromised, and that resulted into Pune Pact giving reservations and many other facilities to the STs and STs. And I would like to quote some respectful feelings of Mahatma Gandhi for Dr. Ambedkar and Dr. Ambedkar's feeling for Mahatma Gandhi, which I have quoted in my book. On 14/31, Gandhiji said to Dr. Ambedkar after his coming back from first round table conference, "From the reports that have reached me of your work at
Again, Mahatma Gandhi wrote on 10th July 1934, Dr. Ambedkar is such an intelligent and clever lawyer that he puts to shame many others. He is able to touch the hearts of many people by his sharp intelligence. The magnitude of his sacrifice is great. He is absorbed in his work. He leads a simple life. He is also in a position to settle down in Europe if he so desires. But he does not want to stay there. He is only concerned about the welfare of the Hardins. Again, he wrote on 10th June 1936 about Dr. Ambedkar. He is pronounced as belonging to depressed classes and as being untouchable. Intellectually, he is superior to thousands of intelligent and educated caste Hindus. His personal cleanness is as high as that of any of us. Today he is an eminent lecturer in law. Tomorrow you may find him a judge of the High Court. In other words, there is no position in the government of this country to which he may not aspire and rise, and to which an orthodox Brahmin can rise. Now I am quoting some verses which Dr. Ambedkar said about Mahatma Gandhi. At Punapet, Dr. Ambedkar said, "There was before me the duty which I owed as a part of common humanity to save Gandhiji from sure death. There was before me the problem of saving for the untouchables the political rights which the Prime Minister of UK had given them. I responded to the call of humanity and saved the life of Mr. Gandhi by agreeing to alter the communal award in a manner satisfactory to Mr. Gandhi." In one speech given by Dr. Ambedkar in Parliament Rajya Sabha on September 6, 1954 on the